तो 144 सदस्यीय सूची आई है मध्य प्रदेश के लिए और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 30 सदस्यीय सूची आई है। एक जगदलपुर का नाम मिसिंग है, लेकिन इस घटनाक्रम पर लगातार INS 24/7 की नजर बनी हुई थी बीते सप्ताह से। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जिन्होंने लगातार बताए थे कि कौन से नाम हो सकते हैं, कल ही छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो जानकारी दी गई थी एज इट इज सही हुई है। तो अब हम सीधा रुख करेंगे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी आए हैं, कैसे सर इस सूची को देखते हैं। सर, दर्शक बेसब्री से इंतजार। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित सूची आखिरकार जारी हो गई। सूची तो पहले तैयार हो गई थी, पर नवरात्रि के कारण से इस सूची को रोका हुआ था कि पितृपक्ष में कोई मांगलिक कार्य न किया जाए। चुनाव अपने आप में एक मांगलिक कार्य की दृष्टि से देश में देखा जाता है, अनुष्ठान माना जाता है, लोकतंत्र का विशाल पर्व माना जाता है। तो उसके तहत कांग्रेस ने वादे के मुताबिक सूची जारी की। उन्होंने कहा था कि नवरात्र के पहले दिन हम सूची जारी कर देंगे। पहले दिन ही नहीं, बल्कि सुबह ठीक 9 बजे कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों के संदर्भ में अधिकृत रूप से ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के संदर्भ में भी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसका बेसब्री से इंतजार करने की वजह ये थी कि पहले चरण के अंतर्गत 7 तारीख को मतदान होना है। अगर आज की दृष्टि से देखें तो कुल 22 दिन बचे हैं। तो ऐसे में भी अगर प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं होगी तो मतदाता तक पहुंचेगा कैसे प्रत्याशी। तो आखिरकार पार्टी ने फैसला लिया है। पार्टी ने जो फैसले लिए उनमें कमोबेश सारे नाम वही हैं जो हमारे द्वारा दर्शकों को कल रात को साझा किए गए थे। हमने बताया था कि राजनांदगांव के संदर्भ में पार्टी उधेड़बुन में है कि बाहर से किसी बड़े नाम को लेकर आए या 4 नाम जो स्थानीय स्तर पर है उन्हें प्रत्याशी बनाए। पार्टी ने आखिरकार एक बार फिर बाहर से प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। पिछली बार पार्टी ने करुणा शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर चौंकाया था, जो पुरानी भाजपाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। उनको कांग्रेस में लाकर राजनांदगांव के चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की थी। इस बार भी पार्टी ने यही काम किया है। पार्टी ने जिन गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है वह वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं। आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से राजनांदगांव में गिरीश देवांगन की उम्मीदवारी का सीधा आशय भूपेश बघेल का ही मैदान में उतर जाना है। तो गिरीश देवांगन की उम्मीदवारी के साथ में पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम रमन सिंह को औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि गंभीर रूप से चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। गिरीश देवांगन का होने का मतलब है कि प्रदेश भर की कांग्रेस की ताकत अब राजनांदगांव में जुटेगी। इसलिए जुटेगी क्योंकि वह वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं। तो कुल मिलाकर राजनांदगांव में एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम कर सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर कांग्रेस ने यह गिफ्ट दिया है प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि उनके खिलाफ मैदान में प्रत्याशी आज ही घोषित हुआ है। तो कुल मिलाकर इस दृष्टि से इसे देखना चाहिए। पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो उलझा हुआ है, इसको भी हमने कल दर्शकों के बीच में साझा किया था कि जगदलपुर को लेकर पार्टी असमंजस में है, क्या करे क्या ना करे। रेखचंद जैन वहां से वर्तमान में विधायक हैं, पर जगदलपुर के संदर्भ में पार्टी ने अभी फैसला नहीं लिया है। 4 नाम वहां पर तैर रहे हैं। रेखचंद जैन एक नाम है, दूसरा नाम वहां पर मलकी सिंह का है, तीसरा नाम राजीव शर्मा का है और चौथा नाम पूर्व महापौर जतिन जायसवाल का है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी नाम आएगा वो इन 4 में से कोई एक होगा। इसके संदर्भ में उम्मीद करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है इस सूची के अंदर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, वो फैसला यह है कि वर्तमान सांसद और प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। पहली सूची में कई विधायकों पर तलवार चल गई है। शिशुपाल सोरी का टिकट काट दिया, भुवनेश्वर बघेल का टिकट काट दिया, छन्नी साहू का टिकट काट दिया और राजमन का भी टिकट काट दिया, जो चित्रकूट से विधायक थे उपचुनाव जीतकर। दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैदान में उतारा जाना अपने आप में चौंकाता है और कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पार्टी इस चुनाव को लेकर काफी संजीदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशाध्यक्ष और सांसद को मैदान में उतारती है तो कांग्रेस भी अपने प्रदेशाध्यक्ष सह सांसद को मैदान में उतार रही है। तो सांसद बनाम सांसद, अध्यक्ष बनाम अध्यक्ष की तस्वीर छत्तीसगढ़ के सियासत में दिखाई दे रही है। जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात है, 144 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी कांग्रेस की, उसमें तकरीबन 125 सीटों पर सहमति बनी थी। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने परस्पर बातचीत करके इस सूची को विस्तार दिया है। 144 का आंकड़ा पहुंचाकर कांग्रेस ने यह बताने की चेष्टा की है कि हम भाजपा से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 4 सूचियों के माध्यम से 136 उम्मीदवार अभी तक घोषित कर चुके हैं। तो 136 से कहीं ज्यादा एक बार में उम्मीदवार घोषित करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने अपने दोनों बड़े चेहरे अर्थात कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
और गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनको मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा जितने भी नाम हमारे द्वारा कल कार्यक्रम में बताए गए थे, एक एक नाम इस सूची में शामिल है। इसके अंतर्गत कुछ नाम साथ में एड ऑन हुए, जैसे हमने बताया था कि केपी सिंह का नाम पिछोड़ से नहीं होगा, उनका नाम पिछोड़ से नहीं है, लेकिन पार्टी ने केपी सिंह को शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम है। एक नाम में परिवर्तन केएल अग्रवाल के संदर्भ में, बमोरी के संदर्भ में, वहां से ऋषि अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। ऋषि अग्रवाल संभवतः केएल अग्रवाल के ही बेटे हैं, तो शायद केएल अग्रवाल चूंकि अब उम्र दराज हो रहे तो उनकी सहमति से यह परिवर्तन किया गया होगा। पर बाकी सारे नाम जस के तस घोषित हुए हैं, जिनके संदर्भ में कल रात 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी। हमने कहा था कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत केवल एक नाम रहेगा और वो नाम कमलनाथ का रहेगा, जो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा वहां की अन्य जितनी भी सीटें हैं, चौरई, अमरवाड़ा, पांडुरना, सौंसर, जुन्नारदेव, किसी पर भी आपको कोई और नाम देखने को नहीं मिलेगा। सूची आई है, आप उठाकर देखेंगे। छिंदवाड़ा जिले की बाकी किसी भी सीट के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित नहीं है, पर कमलनाथ मंत्रिमंडल के अधिकांश शहरों को टिकट मिली है, कई विधायकों को टिकट मिली है, कई जगहों पर सामाजिक समीकरण के तहत मैदान में प्रत्याशी उतारे गए हैं। जो नए लोग पार्टी ज्वाइन किए थे उनमें से कुछ लोगों को मौका मिला है, कुछ लोगों को मौका नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कुछ समय में यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस तरीके का वातावरण बनेगा। लेकिन अब चुनाव निश्चित रूप से उभार पर आएगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों ने ठीक ठाक संख्या में मैदान में अपने चेहरे स्पष्ट कर दिए हैं। तो नीतीश, कुल मिलाकर हमें मानना चाहिए कि अब चुनाव सही रूप में शुरू हो रहा है। बिल्कुल, अब चुनाव सही रूप में हो रहा है। और जैसा कि प्रधान संपादक जी ने बताया कि जैसा एज इट इज नाम हमने जब जब बताए, भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर चाहे बात हो, चाहे कांग्रेस की सूची को लेकर हो, हमने जो भी बताई वो जानकारी ऑथेंटिक निकली। यानी कि NH 24/7 बिना निराधार बात नहीं करता। और इसी हम उम्मीद करेंगे कि आप लगातार सोशल मीडिया में हमारे सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। सर, एक चीज और, बस्तर के संदर्भ में आते हैं तो यहां से दीपक बैच को लड़ाया गया। दंतेवाड़ा की बात करें तो छबेंद्र महेंद्र कर्मा, इनको लाया गया। इनकी मां, ये भी हमने कल ही दर्शकों को जानकारी दी थी। पार्टी ने फैसला तो किया था देवती कर्मा के संदर्भ में, पर देवती कर्मा ने ही लिख कर दे दिया कि मेरे बेटे को टिकट दे दी जाए, छविंद्र कर्मा को। तो इसलिए पार्टी ने छविंद्र कर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। हमने बताया था कि भूपेश बघेल जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो महेंद्र कर्मा जो शहीद हुए थे जीरम हादसे में, उनके प्रति बेहद सम्मान का भाव रखते हैं, उनके पुराने मित्र हैं। तो उस संबंध के निर्वाह की कोशिश उनके द्वारा लगातार की जाती रही है और उस शहादत को सम्मान देने के तहत ही छविंद्र कर्मा टिकट पाने में सफल रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व की मंशा देवती कर्मा के संदर्भ में थी, पर जिसके संदर्भ में मंशा अगर वही लिख के दे देगा तो फिर करेगी क्या पार्टी? या तो कोई नया चेहरा देते तो वह भी एक विवाद का विषय बनता। इसलिए छविंद्र कर्मा को पार्टी ने आखिरकार मैदान में उतार दिया है। तो कुल मिला के ये परिदृश्य इसका है। पर अब हमें भोपाल की ओर रुख करना चाहिए, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला मौजूद हैं। दिनेश, एक बार उनसे समझते हैं इस सूची के संदर्भ में। तो दिनेश का रुख करेंगे। सर, मैं चाहूंगा कि आप ही दिनेश की तरफ जाएं। और जैसा कि हमारी सूची को लेकर भी कल से लगातार हलचल थी, तो अब दिनेश भी मौजूद हैं, तो उसी को लेकर हम जाएं। जी दिनेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस सूची के संदर्भ में? कितने उम्मीद के साथ है, कितने निराशा के साथ में? आरिफ मसूद को टिकट मिल गई है भोपाल से, पर पीसी शर्मा का नाम इस सूची में नहीं है। इसके मायने क्या है? कि देखिए, जैसा कि कल आपने ही बताया था कि पीसी शर्मा का नाम इस सूची में नहीं होगा और वो सच साबित हुआ है। पहली सूची आई है, उसमें पीसी शर्मा का नाम नहीं है। पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से उनका नाम ना होना चौंकाने वाला रहा है, जैसा कि आपने कल ही कहा था। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश की मध्य विधानसभा की, तो आरिफ मसूद का नाम प्रत्याशी के रूप में चयन किया है और उनको प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने मध्य विधानसभा से उतारा है। उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि उन्होंने लगातार 5 साल इस विधानसभा में काम किया है। वहीं हम बात करें जो अन्य सीटों की, तो मध्य प्रदेश की 144 सीटों पर जो उतारे गए हैं प्रत्याशी, उसमें जनरल के 47 जो है प्रत्याशी उतारे गए हैं। माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी के 6 प्रत्याशी, ओबीसी के 39 प्रत्याशी, एससी के 22, एसटी के 30 जो प्रत्याशी हैं वो उतारे गए हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो महिला बिल में की बात की गई थी, पास किया गया था लोकसभा में, 19 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। जी
तो एक बार बताओ दिनेश जी, बीच में बात चल रही थी कि मेयर को भी मैदान में उतारा जाएगा। 2 मेयर के नाम चर्चाओं में थे, एक जबलपुर और दूसरा रीवा। वो दोनों नाम इसमें नहीं दिख रहे हैं। क्या पार्टी कोई नीतिगत निर्णय पर पहुंची है कि हमें मेयर को मैदान में नहीं उतारना है? ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, अभी तक तो यह साफ नहीं है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो इस सूची में शामिल नहीं है। चाहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का नाम हो, जिनको नरसिंहपुर से टिकट दे जाने की बात की जा रही थी, लेकिन उनका नाम नहीं है। वही महापौरों की बात करें कि 2 महापौर जो उतारे जाने की बात कही गई थी, उनके नाम होल्ड किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस पार्टी में मंथन होगा, उसके बाद ही अगली सूची में शायद ये नाम दिखें या फिर किसी और प्रत्याशी को मौका दिया जाए। जी, तो अभी आप कांग्रेस कार्यालय पहुंचे कि नहीं पहुंचे दिनेश शुक्ला जी? हमें कांग्रेस कार्यालय में अब क्या माहौल रहता है, इस पर खास तौर पर निगाह रखनी है। कितने लोग फूलमालाएं लेकर पहुंच रहे हैं और कितने लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दृश्य ही दिखता है प्रत्याशी ऐलान के बाद। कुछ लोग खुशी में और बहुत लोग नाराजगी के साथ पहुंचते हैं। अभी आप पहुंच गए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय? जी, अभी कांग्रेस कार्यालय तो नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर भी गहमा गहमी का माहौल है। जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनके बंगलों पर भीड़ लगी हुई है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कई जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं जो जिनका नाम घोषित हुआ, उन्होंने धन्यवाद भी पार्टी को दिया है और जनता के प्रति आभार जताया है। तो दिनेश, हम आपके पास वापस लौटेंगे, इस जानकारी को चाहेंगे। 2 जानकारी आपसे चाहिए। एक तो कितने विधायकों की टिकट काट दी पार्टी ने, ये जानकारी अभी आपके पास है? जी, चूंकि सूची अभी आई है कुछ देर पहले ही, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें जो जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जिनको ये टिकट मिले हैं, चूंकि बड़े नामों पर अभी तक चर्चा रही है और जो नाम, चूंकि आपने कल जिस तरह से बताया था कि सूची में ये नाम शामिल होंगे, उसके बाद से लगातार वो नाम शामिल होते हुए दिखे हैं और जो नाम नहीं इस सूची में शामिल थे या जिसके बारे में INS 24/7 ने आपके द्वारा बताया गया था, वो नाम इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो अभी एनालिसिस किया जाना बाकी है 144 नामों पर कि किन लोगों के नाम इसमें काटे गए हैं। दिनेश, हम आपका रुख करेंगे। दिया गया है छत्तीसगढ़ नए चेहरे उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव कुछ कह रहे हैं, हम उनका रुख करना चाहेंगे। और तो इस वक्त थोड़ा सा तकनीकी ग्लिंचेस हैं, हम फिर आएंगे। सर, एक चीज बार बार सोशल मीडिया हो या तमाम प्लेटफॉर्म पर बार बार पूछा जा रहा है कि 144 लोगों की लंबी सूची मध्य प्रदेश में जारी की गई। क्या कारण था सर कि छत्तीसगढ़ में केवल 30 नाम, ज्यादातर मंत्रियों के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, जैसा कि आपने सर कहा था, उनके नाम है, और छोटी सूची का क्या कारण था? और दूसरा सर, हम थोड़ा सा आपसे चाहेंगे, चूंकि सर आप हैं, कि बस्तर और जो पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान है, उनकी क्या स्थिति है, कैसा मुकाबला होगा, क्या दृष्टिकोण बन रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं? देखिए, लंबी सूची इसलिए नहीं है क्योंकि अभी समय काफी है। सरकार सत्ता की स्थितियों में है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्ता में है। तो सत्ता में रहते हुए अगर विधायकों की टिकट काटने के फैसले लिए जा रहे हैं तो वो क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा माहौल पैदा नहीं करते। जैसे 7 तारीख को जहां पर चुनाव होना है, वहां पर लगभग आधा दर्जन विधायकों के टिकट कट गए। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत पार्टी हड़बड़ाहट में नहीं है। भाजपा इसलिए पहले घोषित कर रही है क्योंकि वह विपक्ष में, और बुरी तरीके से विपक्ष में, बहुत कम सीटों पर मौजूद है। उसे किसी विधायक की टिकट काटनी नहीं थी, इसलिए उसने प्रत्याशी घोषित कर दिया, भाई लोगों के बीच में घूमो। पर इनके टिकट कटने के बाद भी तकरीबन 50 टिकट ऐसे रहेंगे जो विधायक के तौर पर मैदान में उतरेंगे। तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, मान के चल रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये जल्दबाजी नहीं है। जहां तक वर्तमान सूची की बात है, तो मंत्रियों के नाम इसलिए दिए क्योंकि सम्मान का विषय है। मंत्रियों की टिकट न काटने का फैसला सैद्धांतिक तौर पर हो चुका था, हमने दर्शकों को बताया था, उसकी पुष्टि इसमें हुई है। एक सीट बदली जाएगी और उन मंत्री महोदय की खुद की इच्छा इसलिए बदली गई है। अहिरवारा से वो इस बार चुनाव जीते थे 2018 में, अब वहां से लड़ना नहीं चाहते, तो नवागढ़ की ओर उन्होंने रुख किया है, जहां से दयालदास बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया है। लेकिन रुद्र गुरु की चाहत ने गुरुदयाल बंजारे का काम लगा दिया। गुरुदयाल बंजारे पिछली बार बड़े अंतर के साथ चुनाव जीते थे, पर गुरुदयाल बंजारे पर गुरु की इच्छा भारी पड़ गई। रुद्र गुरु की इच्छा हो गई कि हमें नवागढ़ से लड़ना है, पार्टी ने उस इच्छा का सम्मान किया। नतीजा यह हुआ कि गुरुदयाल बंजारे अपने आप ही पूर्व विधायक की स्थिति में पहुंच रहे। हो सकता है पार्टी अब उन्हें कहीं दाएं बाएं या किसी और स्तर पर एडजस्ट करे, वो अलग बात है, पर पार्टी ने जो प्रत्याशियों की सूची घोषित की है वो सम्मान की दृष्टि से घोषित की कि बाकी प्रत्याशी आए और मुख्यमंत्री का नाम ना हो, उप मुख्यमंत्री का नाम ना हो, विधानसभा अध्यक्ष का नाम ना हो, तो उसका संदेश ठीक नहीं जाता। तो कुल मिलाकर संदेश को ध्यान में रखते हुए नाम दिए। पर बाकी
जिन 20 सीटों पर 7 तारीख को चुनाव होना है उसके लिए 19 नाम घोषित कर दिए। एक नाम बचा है जगदलपुर के संदर्भ में। हम उम्मीद करते हैं आज शाम, कल, परसों कभी भी पार्टी घोषित कर देगी। 4 नाम हमने साझा किए, उनमें से कोई नाम दिखेगा। अगर जतिन जायसवाल आते हैं तो पूर्व महापौर वर्तमान महापौर के बीच में मुकाबला होगा। मलकित सिंह आते हैं तो दीपक बैज के बड़े विश्वास पात्र वो माने जाते हैं, तो मान लेंगे कि एक तरफ राजनांदगांव में सीएम की पसंद और तो दूसरी तरफ बस्तर के अंतर्गत जगदलपुर में पीसीसी चीफ की पसंद वहां मैदान में है। दीपक बैज ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो नाम जाने पहचाने नाम हैं, कोई उसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर आप कोटा के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां से वर्तमान में जो मंत्री हैं वही मैदान में उतरे हुए हैं। लखमा जिनका नाम है कवासी लखमा गढ़ के रूप में तब्दील किया हुआ है। देखें स्वयं मुक्का के मुकाबले वो कैसे उतरते हैं। विक्रम मंडावी ने पिछली बार महेश गागड़ा को हराकर करिश्मा किया था। महेश गागड़ा बड़े नेता है, आदिवासी नेता है, मंत्री रहे हैं। महेश गागड़ा को भाजपा ने फिर मुकाबले में उतारा है। तो चिर परिचित प्रतिद्वंदी आमने सामने अधिकांश सीटों पर है। अगर आप बात करें लता उसेंडी की तो मोहन मरकाम और लता उसेंडी के बीच में मुकाबला है। एक राज्य में मंत्री है, दूसरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अपनी पार्टी का, उनके बीच में मुकाबला है। संतराम नेताम जाने पहचाने चेहरे हैं, उनका मुकाबला नए नए नेता बने नीलकंठ टेकाम से होगा। नीलकंठ टेकाम अभी अभी राजनीति में आए, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, बस्तर में बड़ा प्रभाव रखते हैं। 4-5 सीटों के संदर्भ में कहा जाता है कि जहां से भी नीलकंठ टेकाम लड़ेंगे चुनौती पैदा करेंगे। संतराम नेताम के हिस्से में इस चुनौती का सामना करना आया है। पार्टी का भरोसा बना हुआ है, ये बड़ी बात है। कईयों से भरोसा उठ गया पार्टी का। अब शिशुपाल सोरी भी IAS अधिकारी रहे, संसदीय सचिव भी थे, पर पार्टी का भरोसा नहीं रहा। कांकेर से उनका टिकट काट दिया गया, उसकी जगह पे शंकर धुर्वा को लाया गया है। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने भी नया चेहरा उतारा है, तो कुल मिलाकर वोट देखने का विषय है। सावित्री मंडावी को पार्टी ने टिकट दिया है। मनोज मंडावी की पत्नी है, उपचुनाव जीती थी, एक बार फिर मैदान में उतारी है। चंदन कश्यप का टिकट कटते कटते बच गया। चंदन कश्यप का टिकट लगभग कटने के मुहाने पर था, पर चंदन कश्यप सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वापस कंसीडर हो गए। तो पिछली बार उनका मुकाबला केदार कश्यप से हुआ था, केदार कश्यप इस बार भी मैदान में, तो वह भी मुकाबला दिलचस्प होगा। इसी प्रकार से हम अंतागढ़ की बात करें तो वहां से अनूप नाग का टिकट काट दिया गया है। विक्रम उसेंडी को हराने का करिश्मा उन्होंने किया था, पर इस बार रिपोर्ट उनके संदर्भ में कुछ ठीक नहीं आई, तो नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है। तो वहां पर विक्रम उसेंडी के पास मौका है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने का। सांसद रहते हुए वो विधानसभा का चुनाव हारे थे, बड़ा अपमानपूर्ण था। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं विक्रम उसेंडी, राज्य में मंत्री रहे, पर वो सांसद रहते हुए चुनाव के हारे। उसके चक्कर में उनका कैरियर 5 साल के लिए ठहर सा गया। वापस मौका आया है, देखें उस मौके को वो कितना भुना पाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ दृश्य बस्तर के संदर्भ में है। पर अगर हम रुक करते हैं राजनांदगांव और कवर्धा जिले के संदर्भ में, मोहम्मद अकबर सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी की ओर से। इस इलाके में 60,000 मतों के विशाल अंतर से मोहम्मद अकबर 2018 में चुनाव जीते थे। विजय शर्मा को उनके मुकाबले भाजपा ने मैदान में उतारा है। कड़ा मुकाबला रहने वाला है। कहीं यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का स्वरूप न ले ले, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय उस इलाके के संदर्भ में है। पिछले 5 सालों में कई बार वहां पे तनावपूर्ण परिस्थिति बनी है। मोहम्मद अकबर के ऊपर चुनौती इसी बात की होगी कि उनका चुनाव किसी भी दृष्टि के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार न हो जाए। पंडरिया के संदर्भ में भाजपा उलझन में है, पर कांग्रेस ने फैसला ले लिया है। हमने बताया था ममता चंद्राकर का टिकट कटने जा रहा है, खतरे में है बहुत ज्यादा, उसी के अनुसार फैसला आया, ममता चंद्राकर का टिकट कट गया है। नया नाम नीलू चंद्रवंशी के रूप में, नीलकंठ चंद्रवंशी के रूप में आया है। लेकिन जैसे जगदलपुर के संदर्भ में कांग्रेस अभी तक फैसला नहीं ले पाई है, भाजपा भी अभी तक पंडरिया के लिए फैसला नहीं ले पाई है। विश्वेश्वर पटेल को उतारें या भावना बोहरा को, उलझन में पड़ी हुई है भाजपा। देखें कब अपनी उलझन को ये दोनों पार्टियां सुलझाती है, जगदलपुर और पंडरिया को लेकर। एक इस कोने में, दूसरा उस कोने में, पर उलझन में दोनों है। इसके अलावा अगर बात करें राजनांदगांव के संदर्भ में, हम पहले ही कह चुके कि गिरीश देवांगन को उतारकर पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि हम इस सीट को लेकर गंभीर हैं। पर यह गंभीरता परिणाम की दृष्टि से कोई गंभीर नतीजा देगी कि नहीं देगी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। पर इतना है कि संसाधनों की दृष्टि से कोई कमी इस चुनाव में नहीं रहेगी। एक बड़ा ही महंगाई चुनाव की उम्मीद हम कर सकते हैं राजनांदगांव को लेकर गिरीश देवांगन की उम्मीदवारी घोषित होने के साथ, क्योंकि पूरी सरकार और संगठन की ताकत अब राजनांदगांव में लगेगी। क्योंकि गिरीश देवांगन को सियासत में जो लोग तनिक भी दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि वह भूपेश बघेल की छाया है। गिरीश देवांगन भूपेश बघेल के बेहद करीबी मित्रों में गिने जाते हैं। उनकी राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े मददगारों में गिनती होती है। उन गिरीश देवांगन को अगर भाटापारा से उठाकर
राजनांदगांव ले जाया गया है तो इसके मायने हैं कि पार्टी एक संदेश देना चाहती है, जैसे करुणा शुक्ला को उतार कर पिछली बार दिया था। छन्नी साहू शहीद हो गई हैं। विधायक थी, काफी मेहनती, उनको राजनेता माना जाता था, अपने क्षेत्र में बड़ी सक्रिय रहती थी, लेकिन कुछ समीकरण बदल गए। पिछली बार भोलाराम साहू का टिकट काट के जिस तरीके से छन्नी साहू का टिकट मिलना चौंका गया था, वैसे ही छन्नी साहू का टिकट काट के भोलाराम साहू को इस बार टिकट मिलना चौंका गया। छन्नी साहू का टिकट क्यों कटा, ये उतनी बड़ी पहेली है जितनी बड़ी पहेली 2018 में थी कि भोलाराम साहू का टिकट क्यों कट गया। इतिहास अपने आप को दोहराता है। कुल मिलाकर हमें इस दृष्टि से इसे देखना चाहिए। दलेश्वर साहू डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए, मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने भरत वर्मा को मैदान में उतारा है। भरत वर्मा लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वह दलेश्वर साहू के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, ये जानने में दिलचस्पी रहेगी। डोंगरगढ़ को लेकर सभी लोग कह रहे थे भुवनेश्वर बघेल ही प्रत्याशी होंगे। हमने कल अपने कार्यक्रम में बताया था कि वहां परिवर्तन है, भुवनेश्वर बघेल बहुत अधिक खतरे में है, टिकट कटने के कगार पर है, कट गई, और वहां से हर्षिता बघेल को मैदान में उतारा है। वहां से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रत्याशी बदलती थी, कांग्रेस भी बदलाव की प्रक्रिया में है, वहां का मतदाता भी बदलाव की प्रक्रिया में रहता है। विनोद खांडेकर को पार्टी ने मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने, तो सावित्री बनाम विनोद, देखेंगे किस प्रकार के हालात बनते हैं। मोला मानपुर से इंदर शाह मंडावी कटते कटते टिकट पा गए हैं। इंदर शाह मंडावी भूपेश बघेल के बेहद विश्वसनीय चेहरों में से एक देखे जाते हैं। इंदर शाह मंडावी क्या अपनी सीट बचा पाने में कामयाब होंगे, जानने में दिलचस्पी रहेगी। तो कुल मिला के ये परिदृश्य है नीतीश, तो इसके संदर्भ में निगाह बनाए रखेंगे।